हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। हाँ, आ गए सब लोग? सर ठीक। थोड़ा पास से लाएंगे यार, ये पूरे देखना पड़ेगा। बस ये कानोर में या तो माइक बंद कर लो और तब आराम से बात करो, या माइक खोले हो तो इसका मतलब है इधर देखो। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए सब। ये है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जो पटवारी में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेजेस हमने थोड़ा बहुत किया है, ठीक है, इडियम्स नहीं किया, लेकिन हिंदी में आपने ये दोनों पढ़े हैं। ठीक है, मैं पहले शब्द आसान कर दूं आपके लिए। इडियम्स जो होते हैं उनको हिंदी में आप लोग मुहावरे वगैरह जो है उसके नाम वो इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने सुना ही होगा। और फ्रेज को हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। ठीक है ना। अभी ये क्या होते हैं और क्या काम करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे और फिर हम देखेंगे वो होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो काफी लिखना होगा आज, पहले ही बता रहा हूं मैं। तो एकदम बातें बूतें नहीं करना, सिर्फ फोकस्ड रहना। ये आपके पेपर का बहुत इंटीग्रल हिस्सा है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की कि आखिर इडियम्स होता क्या है। अब चूंकि मैंने आपको बताया मुहावरा होता है, तो कुछ कुछ चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है जी, ये इडियम्स है, ये फ्रेजेस है, ये दोनों काम कैसे करते हैं वो इसका सेकंड पोर्शन है। पहला है ये। सो इडियम्स क्या होता है? इडियम्स भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। ठीक है ना, शब्दों का समूह, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, विच लिखना नहीं अभी, हैव अ, मैं दूंगा टाइम। फिगरेटिव, विच हैव अ फिगरेटिव मीनिंग। अब यहां पे ये फिगरेटिव एक वर्ड है, फिगर शब्द से फिगरेटिव बना है। फिगरेटिव का मतलब यहां पे कैसे होता है, क्या होता है? यहां फिगरेटिव का मतलब होता है, या शब्द जो फिगर है, फिगर का मतलब होता है एक चेहरा। ठीक है ना, एक ढांचा जो आपको मिलता है, वो यहां पे आपको पता चलता है। किससे पता चलता है? शब्दों के उस समूह से जो आपको दिया होगा। ठीक है ना। और अमूमन ये होता है मुहावरों में, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, जो आपको शब्दों का समूह दिया हो वही उसका मतलब नहीं होता है। 99% टाइम डिफरेंट होता है। बहुत गिने चुने ऐसे होंगे जिसको आप देखकर ही पता लगा लोगे कि चलो ये शायद ये बात कह रहा हो। ठीक है ना। नहीं तो 99% टाइम जो है आपका वो अलग होता है। इसीलिए बोला गया यहाँ पे फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है, डायरेक्ट मीनिंग ना होना। ठीक है, लेकिन ये जो मीनिंग है ये दैट इज वेल स्टैब्लिश्ड, दैट इज वेल स्टैब्लिश्ड। जो मीनिंग दिया होगा वो पुख्ता दिया होगा, और वो इन रिलेशन होता है। तो इन रिलेशन को कोई भी चीज जानकारी। ठीक है, ये है इसका पहला भाग। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये इसके डेफिनेशन का पहला भाग है। इसका दूसरा भाग है, दूसरा पॉइंट जो है
जो मैंने आपको अभी बताया, चूंकि इनके मतलब ऑलरेडी पहले से तैयार होते हैं, ठीक है, जो भी शब्दों का समूह है, इस वजह से जो शब्द आप देख रहे हैं, वो समूह जो देख रहे हैं, वो उसका मीनिंग नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि उसका मीनिंग वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका पहले से ही वो चीज नोन होता है। ठीक है, वो कैसे होता है जब हम करेंगे तो पता करेंगे। सो इस वजह से ये सेकंड वाला चीज आता है। सो देयर वर्ड्स, सो देयर वर्ड्स कांट बी टेकन इन देयर, can't be taken by their literal meaning। ठीक है, सिंस अगर हमने ऐसा किया, मैं आपको बताऊंगा, सिंस अगर हमने गलती से भी जो ऊपर लिखा है उसका मतलब वैसा ले लिया, ठीक है, सो दे वुड साउंड, दे वुड साउंड फार्सिकल। अगर हमने ले लिया वो वर्ड तो ये हमें फार्सिकल लगेगा। अब जी फार्सिकल का मतलब क्या होता है? फार्सिकल का सिंपल मतलब होता है ह्यूमरस। अब ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यजनक। अब ये हास्यजनक क्यों लगेगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर मैं कहता हूं, एक बहुत फेमस इडियम है, कैट्स एंड डॉग्स। अगर मैं लिखता हूं इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो अगर आपने इसका यही मतलब जो इस पे लिखा है ले लिया तो क्या मतलब हो जाएगा? हाँ, कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है। अब कुत्ते और बिल्ली की बारिश तो होती नहीं साहब, ठीक है, तो वो हास्यजनक बात हो जाएगी, लोग हंसेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका अपना लिटरल मीनिंग जो मैंने कहा वो नहीं होता है। हम लेते ही नहीं, जो जो ये है इसका मीनिंग लेते नहीं, इसका अर्थ जो होता है वह फिगरेटिव होता है। तो इसका मतलब होता है, अंग्रेजी में इसका मतलब होता है वेरी हेविली, बहुत तेज, या होता है ना मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश, तो इसका अर्थ जो है वो ये है। तो ये मतलब जो है, ये जो है इसका मतलब, यह इसका फिगरेटिव मतलब है। क्योंकि हम इसका लिटरल मतलब लेते तो इसका मतलब निकलता कुत्ता बिल्ली और कुत्ता। तो हम कभी भी इन शब्दों के लिटरल मीनिंग नहीं लेते। अब समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? किसी को कोई डाउट पूछो। सर ये फिगर रिलेटिंग वाला ये समझ में नहीं। क्या? सर ये पहले बता रखा ना ये। क्या पहले बताना है? या तो तुम हंस लो या पूछ लो। अब पूछो तो अपना सवाल ऐसे पुटअप करो कि मेरी समझ में आना चाहिए, किस चीज के बारे में पूछ रहे हो वो भी मैं ही तय करूं। इसका मतलब समझ नहीं आया? यस सर। और किसी का मतलब यहां पे इसका मतलब समझ में आ गया? जी इसका मतलब समझ में आया? जी सर, इसका ही नहीं समझ में है। मतलब इन दोनों का मतलब समझ में नहीं आया? जी सर।
देखो बेटा, लिटरल का मतलब होता है जो शब्द दिया है उसका मूल मतलब। मूल मतलब को अंग्रेजी में कहते हैं लिटरल मीनिंग। अब कैट का मूल मतलब क्या होता है? अब बोल, जब मैं पूछता हूं तो सवाल का जवाब तुरंत दिया करो। कैट का मूल मतलब क्या होता है? कैट माने बिल्ली। बिल्ली। तो कह रहा है कि अगर तुम यहां, मैंने आपको बोला कांट भी, कांट का मतलब नहीं ले सकते। अगर हम इसका, कैट माने बिल्ली और डॉग माने कुत्ता, तो अगर तुमने ये सेंटेंस लिखा, रेनिंग मतलब बारिश हो रही है ना भाई, इट इज रेनिंग, तो कुत्ते और बिल्ली की बारिश सुनी है कभी? नहीं होगी। नहीं होगी ना। जी तो सर। इसका मतलब है कि अब लिटरल मूल शब्द, मूल मतलब उसका कभी मत लेना। हम उसका मूल मतलब नहीं लेते, हम उससे जो मतलब निकालना चाहते हैं उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फिगरेटिव। ठीक है? जो हम उससे मतलब निकालना चाहते हैं वो है फिगरेटिव। वो ठीक है। पहले से तय किया गया है, जिन्होंने शब्द बनाया है वह, उन्होंने पहले से ही तय किया हुआ है कि उसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब इन लोगों ने बताया मूसलाधार होता है, ये पहले से तय है। तो यह इसका, अब कैट और डॉग का मूल मतलब तो कभी भी कुत्ता बिल्ली होता, सॉरी, मूसलाधार नहीं होगा। कैट और डॉग का कभी मूल मतलब मूसलाधार होगा? नहीं होगा ना भाई, उसका नहीं मतलब होगा। तो कुत्ता और बिल्ली होता है। तो जी सर। कुत्ता और बिल्ली नहीं लेना है हमको। हमको उसका जो दिया हुआ मतलब है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड मतलब है, ठीक है, जो उसका लिटरल, जो उसका मूल मतलब नहीं है, वो लेना है। और वो तय ऑलरेडी है, क्या होता है उसका मतलब, मैंने नहीं बनाया आज बैठ के। तो उसे कहते हैं मूसलाधार। अभी समझ में आया? जी सर। सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? आ गया तो प्लीज इसको लिख लो। जी सर। ये आप टॉपिक डालिए ईडियम्स और एंड फ्रेजेस। क्या डालेंगे? ईडियम्स एंड, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, रुक जाओ, गलत मत उतार लेना यार। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है? फ्रेजेस के नीचे आप वही वाक्यांश लिख लीजिएगा, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के ए लिख के लिखिए ईडियम्स, उसके ऊपर कोलन डालिए, और तब लिखिए ये डेफिनेशन। डेफिनेशन का पहला पॉइंट यहां तक, दूसरा पॉइंट यहां तक, और उसके बाद ये एग्जाम्पल। फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करके आपको बता दूंगा। लिखिए। अरे माँ।
लिख लिया सबने? यस सर। इधर एलबीएस में लिख लिया? फटाफट लिखो। मेरे ख्याल से इस तरफ का लिख लिया होगा आपने, क्योंकि इधर से ही शुरू है। इधर वाला मिटा रहा हूं। हिंदी में लिखिए। ईडियम्स, ये ईडियम्स हिंदी में लिखिए। ईडियम्स शब्दों का समूह है। ईडियम्स शब्दों का समूह है। ईडियम्स शब्दों का समूह है, लेकिन ईडियम्स शब्दों का समूह है, लेकिन इन शब्दों का अर्थ, लेकिन इन शब्दों का अर्थ वह नहीं होता है, वह नहीं होता है जो दिखाई देता है। वह नहीं होता है जो दिखाई देता है। पूर्ण विराम। अगर इन शब्दों का अर्थ, अगर इन शब्दों का अर्थ जो दिखाई देता है उस पे लिखेंगे, अर्थ जो दिखाई देता है उस पे लिखेंगे, तो वह अर्थ हास्यजनक होगा। वह अर्थ हास्यजनक होगा और गलत भी, और गलत भी, और गलत भी, और गलत भी। लिख लिया सबने? मैं अभी वो मिटाया नहीं हूं, तो जिसने कंप्लीट नहीं किया वो कंप्लीट कर ले, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सबने लिख लिया है तो मैं मिटा देता हूं उसको। लिख लिया। क्या सर? ठीक। अब आप लोग को ईडियम्स को समझने में तो कोई परेशानी नहीं है ना? वो समझ में आ गया? किसी को अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ ले। ये जब हम करेंगे ना तो और भी क्लियर होगा। जब अभी लिखेंगे, बहुत सारे लिखने हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिए फ्रेज क्या होता है। फ्रेज, मैंने फ्रेज और क्लॉज आप लोग को पढ़ाया है ना, कल ही पढ़ाया है ना? जी सर। जी ठीक है। तो उसी का रेपिटेशन है। हमने कल क्या पढ़ा था कि फ्रेज क्या होता है, पूरा मतलब नहीं देता, ठीक है ना? तो फ्रेज का पहला जो डेफिनेशन है वो क्या है? अ
डेफिनेशन का पहला पॉइंट, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं आप, ये समझ चुके हैं आप कल, कुछ ऐसा दिक्कत होगा मैं हिंदी में भी अभी लिखवाऊंगा, दैट आर लाइक अ यूनिट। यूनिट का मतलब होता है वन, एक। इसका पहला भाग है। दूसरा भाग है, दीज यूनिट्स, these units are a part of a bigger sentences, or a clause। कल मैंने बताया था कि अगर उसके आगे सब्जेक्ट लग गया तो क्लॉज बन जाएगा, नहीं लगा तो बड़े से सेंटेंस का छोटा सा टुकड़ा होता है फ्रेज, तो वही लिखा है हमने। ये छोटे टुकड़े होते हैं बड़े से सेंटेंस के, जिसे हम उस बड़े सेंटेंस को क्लॉज कहते थे। तीसरा, दे, देख पा रहे, हाँ, आर डायरेक्ट, they are direct and to the point, they are direct to the point। लिख लिया? हिंदी में लिखिए, फ्रेजेस को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। देखिए, वाक्यांश आमतौर पे शब्दों के उस समूह को, वाक्यांश आमतौर पे शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो पूरा वाक्य तो नहीं है, जो पूरा वाक्य तो नहीं है, जो पूरा वाक्य तो नहीं है, लेकिन कुछ अर्थ देता है, कुछ अर्थ देता है। कुछ अर्थ देता है, ठीक है ना? ठीक है। अब हम अंग्रेजी में ये दोनों की आपने परिभाषा लिख ली। अब इसे पढ़ते क्यों हैं? क्या वजह है मुहावरों की? आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। क्या ऐसा क्या होता है, उससे क्या फायदा है इसे पढ़ने का? हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी चीज का पर्पस जानना बहुत जरूरी है। तो अपना अगला हेडिंग डालिए, पर्पस, वजह पढ़ने की, इडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ने की, ठीक है? सबसे पहले,
हाँ बताइए। सर फ्रेज का एग्जांपल बता दीजिए सर, कल हमारा डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास तो। अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप लोग कोई लिखिएगा नहीं, मैं 2 मिनट ऐसे इनको, 2 मिनट आप लोग भी देख लीजिए। ये फ्रेज का डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया जो था पूरा, ये आ गया समझ में। देखिए, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं ना, कल हमने 2-3 एग्जाम्पल देखा था, मैं आपको वो 2 एग्जाम्पल दे देता हूं। इन द ईस्ट, अच्छा आप लोग कल नहीं लिखे थे तो एक लाइन और जोड़ लीजिए उसमें। आप लोग एलबीएस और चित्तौड़ वाले नहीं, आप लोगों ने लिख लिया था कल, एक और लाइन जोड़ लीजिए। फ्रेजेस, लिखिए लिखिए, फ्रेजेस डोंट हैव, फ्रेजेस आप लोग नहीं, एलबीएस वाले मत लिखिएगा, कोई मत लिखिएगा, सिर्फ कानौर वालों को लिखना ही है। फ्रेजेस डू नॉट हैव, मैं लिख दे रहा हूं, फ्रेजेस डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट, इससे आप बेहतर समझ पाएंगे। phrases do not have a subject. phrases do not have a subject, मतलब हमारा जो वाक्य बनता है वो बनता है जी सब्जेक्ट पे, वर्ब पे और ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो एग्जैक्ट फॉर्म में, नहीं तो इंप्लाइड फॉर्म में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारा वाक्य जो है इस पे रहता है। तो ये फ्रेज में ये होता ही नहीं है, इसीलिए ये पूरा वाक्य होता नहीं है। हमने लिखा भी है और पूरा मीनिंग भी नहीं देता है, थोड़ा सा देता है, जो जितना दे सकता है उतना ही, ठीक है ना। ये अगर वर्ब के आगे दिया है तो वो। अब उसके ऊपर एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, मैंने लिखा इन द ईस्ट, ठीक है ना, इन द ईस्ट, ठीक है। अब इन अ या द कॉर्नर, अब ये हमें जी पूरा मतलब तो दे नहीं रहा, थोड़ा सा मतलब दे रहा है कि कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा है जो पूरब में है, ठीक है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है जो कॉर्नर में है। थैंक यू। लेकिन अगर हम इसके आगे सब्जेक्ट जोड़ दें, सब्जेक्ट जोड़ दें, ठीक है, अगर मैं इसको ये भी लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, उल्टा लिख दिया मैंने, स्टैंडिंग, ठीक है, राइजेस। अब जी अभी भी पूरा मीनिंग नहीं दे रहा, सब्जेक्ट मिसिंग है। लेकिन अगर मैं यहां लिख देता हूं, अब ये पूरा मीनिंग दे रहा है, अभी दे रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रेज, ठीक है। और ये पूरा आपका क्या हो गया, कल आप लोगों ने पढ़ा है, क्या बोलते हैं, ये पूरा सेंटेंस क्या होता है, कल पढ़ा है ना तुम लोगों ने, क्लोज। बोलो। क्लोज। चित्तौड़गढ़, एक मिनट चुप रहने से, एलबीएस, एलबीएस से बोलो जरा, तुम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्लोज। माइक बंद हो क्या, बोलो क्लोज। बेटा। हाँ, क्लॉज, इसे क्लॉज बोलते हैं, क्यों, क्योंकि क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। तो ये पूरा क्लॉज है और हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो ये फ्रेज है, और चूंकि ये पूरा नहीं होता तो ये मीनिंग भी पूरा नहीं देगा। अभी क्लियर है कानून में सबको, कोई दिक्कत, जी सर। ठीक, तो पूछना है अभी कुछ, ठीक, इसको लिख लीजिए फटाफट, तब हम वापस आते हैं इस पे, पर्पस पे। जी,
अब आते हैं हम लोग वापस पर्पस पे। क्या वजह है कि हम इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ते हैं? जी, सबसे पहली वजह है कि इडियम्स आर इडियम्स और फ्रेजेस को हम सिर्फ इडियम्स के नाम से भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही मीनिंग देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यूजफुल इन लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है सर भाषा विज्ञान। लैंग्वेज शब्द जो है इसी से है, ठीक है? तो उसमें इसकी जरूरत होती है, उसके ये काम आता है। क्या काम आता है? इडियम्स, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, दे, ये दे मैंने इडियम्स को बोला है, इनको इडियम्स और फ्रेजेस। दे ऐड, दे मैंने इसलिए बोला है इडियम्स एंड फ्रेजेस दोनों को। दे ऐड लाइफ, मजेदार बनाते हैं हमारे वाक्यों को और एक नया फ्लेवर देते हैं। कलर टू द प्रोज। अब प्रोज तुम लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी है हिंदी में। एक तो पोएट्री पढ़ा है, नहीं कविता होता है पोएट्री, राइट? और गद्य सुना है तुम लोगों ने? सुना है? जी सर। गद्यांश और पद्यांश। तो पद्यांश किसे कहते हैं हम लोग? पद्यांश में क्या होता है? कविता है। अच्छा, पद्यांश कविता होता है। जी। हाँ जी। तो ये हो गया आपका स्टोरीज, पैराग्राफ। प्रोज मतलब क्या हो गया? गद्यांश। गद्य, गद्य होता है ना कि एक पैराग्राफ दे दिया, तो उसका ये मतलब होता है। तो जब हम कभी भी, अब पैराग्राफ में आप क्या लिखते हो? आप कहानियां लिखते हो। तो जब भी आप कोई स्टोरी लिखोगे, जब कभी भी कभी कहानी लिखना, तो उसमें इनका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना? और क्या चीज में लिखते हैं? अब स्टोरी बहुत सारा होता है। स्टोरी होता है फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा, ठीक है ना? फिक्शन मतलब जो रियल नहीं है, ठीक है? नॉन फिक्शन मतलब जो रियल है, सच्ची घटनाओं पे आधारित। तो जब आप कोई कहानी लिखते हैं, प्रोज को हम इससे जोड़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपने सुना होगा, ठीक है ना? तो उन सब में इनका प्रयोग करते हैं। ये दो बातें आप लोग को समझ में आई? इसमें कुछ पूछना है? किसी शब्द का कोई मतलब? वैसे तो मैंने लिख दिया है, बट फिर भी नहीं तो लिख लो। सर लिख लिया।
देखिए तीसरा पॉइंट, दे अलाउ ऑथर्स, ऑथर्स AUTHORS, ऑथर्स, लेखकों, टू प्ले विद वर्ड्स। मैंने आपको कहा था ना कि अंग्रेजी में ना या किसी भी भाषा, जब आप, अभी मत लिखो भाई, टाइम दिया था, जब भी आप कोई भाषा पढ़ते हैं ना, उस भाषा को जब आप नॉर्मली बोलने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, तो आप अमूमन शब्दों को छोड़कर ना इनका यूज करने लगते हैं। बहुत मजेदार शब्द है, अभी जब पढ़ेंगे ना तो सुनने में बहुत ही क्लास लगता है। आपने हिंदी में मुहावरे पढ़े ही हैं, ठीक है, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा वाक्य जो है ना बहुत मजेदार होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो इसीलिए जब कोई किताब विताब लिखता है ना, अब किताब होती है जी इतनी मोटी, अब इतनी मोटी किताब पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पता नहीं, अब जो बहुत शौकीन है वो तो पढ़ लेते हैं। अब जैसे मुझ जैसा आदमी है, मैं फिक्शन नहीं पढ़ता, मतलब अगर कोई कहानी लिखा है रैंडम जो हो रियल जिंदगी में नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आत्मकथा पढ़ता हूँ, मुझे और कुछ समझना, बहुत बोरिंग लगता है। तो जो नॉवेल्स लिखी जाती हैं फिक्शन में, अब वो लोग अपने चीज को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे जो कि लोग खरीदे और पढ़े, क्योंकि अगर किसी के जीवन पे कोई चीज आधारित है तो हम जानने के इच्छुक होते हैं। सो वी लर्न अबाउट दैट फेलो, कि जी गांधी पे लिखी है तो पढ़ लिया, नेहरू पे लिखी है पढ़ लिया, ओबामा पे लिखी है पढ़ लिया। अब कोई है नहीं एलिस इन वंडरलैंड, वो कहानी रियल एग्जिस्ट नहीं करती, अब कौन पढ़ेगा उसको, तो अब उसको नहीं पढ़ते। लेकिन वो राइटर्स को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, तो वो लोग अच्छे अच्छे शब्दों का, इन सब चीजों का यूज करते हैं। वो लोग होते हैं कि भैया और मजेदार बनाए कि आदमी पढ़े। हैरी पॉटर आपने सुना होगा, अगर नहीं देखा होगा कभी तो। हैरी पॉटर एक किताब है, अब तो खैर पिक्चर बनी है उस पे। वो ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध लेखिका है, उनका नाम है JK राउलिंग, उन्होंने लिखी थी। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड लूंगा उसको बताने में कि उन्होंने लिखी थी, और उन्होंने कहानी पूरी फिक्शन लिखी, एक ऐसा दुनिया के बारे में बताया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि वो सब एकदम मैजिकल वर्ल्ड, जादुई दुनिया की पूरी कहानी लिखी। उस वक्त मैं शायद छठी क्लास में होऊंगा, छठी क्लास में था मैं, जब पहली बार उसकी एक किताब प्रकाशित हुई। अब आपको मैं जानकर हैरानी होगी कि उससे पहले उन्होंने 22 पब्लिशिंग हाउस के पास गई कि सर मेरे पास एक कहानी है, आप लिख दो, आप छाप दो। उन्होंने उठाकर रद्दी में फेंक दिया, ये क्या बेकार कहानी है, कौन पढ़ेगा इसको। उससे पहले, उस हैरी पॉटर की किताब से पहले, और ये कहानी जो उसने लिखी वो ट्रेन में लिखी। वो बोली कि मैं एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रही थी, तो मैंने उस दौरान लिखी, और फिर घर जाकर उसको विस्तार से पूरा एक पेपर पे और उस पे लिख के एक स्टोरी फॉर्म में बनाया। उससे पहले वो 11 और कहानियां लिख चुकी थी, कभी नहीं किसी ने पूछा, तो वो 11 कहानियां उसने रद्दी में फेंक दी। बोली मैं हर तरीके की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन जब उसने हैरी पॉटर लिखी तो उसने बड़ी अच्छी अच्छी चीजों का इनका प्रयोग किया। और एक बहुत छोटा सा पब्लिशिंग हाउस था, उसका नाम था ब्लूम्सबेरी पब्लिशिंग हाउस, ब्लूम्सडे या ब्लूम्सबेरी करके है, बहुत छोटा, ब्रिटेन का बहुत ही छोटा, जिसकी औकात नहीं थी कि वो 50,000 कॉपी से ऊपर छाप सके। उसने कहा जी मैडम छाप तो दूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कितने पैसे कमा पाएगी, और जब तक इतने कॉपीज नहीं बिकेंगे तब तक जी मैं आपको पैसे भी नहीं दे पाऊंगा। वो बोली मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरी कहानी छाप दो, बस मेरा नाम देना। भाई साहब जो वो छपी, तो चौंकाने वाली बात यह है कि एक रात में जितनी किताब मार्केट में आई वो तो खत्म ही हो गई, 50,000 भी नहीं आई थी, लाख कॉपी आई थी मैक्सिमम। एक रात में 1 मिलियन कॉपीज का ऑर्डर हुआ, एक सिंगल रात में। 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन कॉपी मांगी गई। उस पब्लिशिंग हाउस के पास पेपर भी नहीं था उसको छापने के लिए, उतना मशीन नहीं था। उन्होंने उधार पे वो मशीन ली कि भैया छापते हैं, फिर उसको मिलियन कॉपी छापी, और आज हैरी पॉटर इतिहास है। उसके ऊपर 7 पिक्चरें बन चुकी हैं, 7 किताबें आ चुकी हैं, 8, और उसके ऊपर पिक्चरें बन चुकी हैं।
तो दुनिया की सबसे बेहतरीन फिक्शन स्टोरीज में से उसका नाम है। तो वो कैसे फिक्शन अच्छा हुआ? अमूमन लोग क्यों तैयार हो गए उस चीज को पढ़ने के लिए जो रियल है भी नहीं? वो इससे, ये सब वजह से, क्योंकि उसमें जो स्टाइल ऑफ राइटिंग थी वो बहुत ही मजेदार थी, पढ़ने में अच्छा लगता है। सो ये है वो चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो दे अलाउ ऑथर्स टू प्ले विथ वर्ड्स एंड मेक इट इंटरेस्टिंग। ठीक है, लिखिए प्लीज, लिख लीजिए इसको। नीचे वाला मत लिखना अभी। लिख लीजिए ऊपर वाला, फिर बता दीजिएगा मेरे को। लास्ट है इसका पर्पस कि द कमांड ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन एनी लैंग्वेज, दुनिया की किसी भाषा में इडियम्स यानी कि मुहावरों का जो प्रयोग है, ठीक है ना, इज प्री रिक्विजिट, इज प्री रिक्विजिट। बेटा प्री रिक्विजिट का मतलब होता है पूर्व आवश्यकता, ठीक है ना। हर भाषा में इसका प्रयोग होना अनिवार्य है, इसीलिए पहले से ही पता होता है कि इसकी आवश्यकता है। और क्यों है आवश्यकता? क्योंकि वह जो भी चीज आपने लिखा है उसको और बेहतर बनाता है। सो इज प्री रिक्विजिट फॉर एक्सप्रेशन, फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है ना, फॉर एक्सप्रेशन। अब हम एक्सप्रेशन किस चीज को करते हैं? जो भी चीजें लिखते हैं, चाहे आप कविता लिखते हैं, चाहे आप कहानी लिखते हैं, ठीक है ना। कविता में अमूमन हम इसका प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि कविता में ग्रामर वैसे ही मिसिंग होती है, तो हम उसी को छोटा बनाकर लिखते हैं, तो हम उसमें राइमिंग टाइप देखते हैं। हम जनरली इसको गद्य में यूज करते हैं। तो गद्य को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी भी फॉर्म ऑफ स्टोरी, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे एस्से हो, चाहे रिपोर्ट हो, चाहे मतलब हिंदी में निबंध जिसे बोलते हैं, उन सभी चीजों में आप इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लीज इसको लिख लीजिए। सर लिख लिया।
हिंदी में लिखे यही चारों चीज जो आपने लिखा, इसको मैं लिखवा दे रहा हूं। सबसे पहला, किसी भी भाषा की खूबसूरती के लिए, किसी भी भाषा की खूबसूरती के लिए मुहावरे एवं वाक्यांश, किसी भी भाषा की खूबसूरती के लिए मुहावरे एवं वाक्यांश का प्रयोग होता है। दूसरा, यह एक महत्वपूर्ण यंत्र, यह एक महत्वपूर्ण यंत्र, या मतलब स्लैश कर दो, महत्वपूर्ण यंत्र, यंत्र के बाद ऐसे कर दो और लिखो साधन है। यह एक महत्वपूर्ण यंत्र स्लैश साधन है। तीसरा, ये गद्य की सुंदरता, ये गद्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, को बढ़ाते हैं और उसकी और उसकी और उसकी एक रूपता, और उसकी एक रूपता को दूर कर, एक रूपता को दूर कर रोचक बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, रोचक बनाते हैं। लास्ट, यह किसी भी भाषा, यह किसी भी भाषा में गद्यांश, या किसी भी भाषा में गद्यांश में पूर्व आवश्यकता, पूर्व आवश्यकता के अनुसार होते हैं, और उनका प्रयोग होता है। आप में से कोई ऐसा है जिसको अब इडियम्स और फ्रेजेस समझने में किसी का कोई दिक्कत, किसी भी तरह का, जो भी हमने पढ़ा? चलिए अब हम देखेंगे। अभी बहुत लिखना है, मैं पहले ही बता चुका हूं, नॉन स्टॉप लिखना होगा, तो मुझे करना है आज ये पूरा। देखिए करीब 600 है, हम 600 नहीं कर रहे हैं, मुझे आता भी नहीं 600, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा डरना नहीं कि मैं बहुत ही सब ऐसे करके घोड़ के पी गया हूं, नहीं ऐसे नहीं। जो पिछले कई सालों में प्रोवर्ब्स
मतलब जो सॉरी ये आपके इडियम्स और फ्रेजेस आ चुके हैं, हम उन्हें कर रहे हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने सारे हैं वो सब किताबों में मैं आपको करके दे चुका हूं। अब आपका काम है इन्हें लर्न करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप याद नहीं करोगे तो आप प्रयोग ही नहीं कर पाओगे। तो पहले इसको याद कीजिए, आज मैंने समझाया है, याद कीजिए, प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपका कोर्स खत्म होने के बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता आप कितना पढ़ रहे थे, बट मैं बार बार निरंतर बोलता चला आ रहा हूं कि प्लीज पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका टेस्ट शुरू होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि प्लीज अपनी तैयारी शुरू कीजिए, आपका टेस्ट भी चालू होगा, ठीक है। अभी हम तीन तरह से देख रहे हैं। अमूमन चूंकि मैं हिंदी में बताता नहीं हूं मतलब, लेकिन चूंकि यहां पे हमें बताना है तो हम तीन भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने कॉपी को ऐसे करके ना करके ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके, और तीन भागों में बांट लीजिए, लिखने में आसानी रहेगा, ठीक है ना। वरना छोटा छोटा लिखेंगे और समझ नहीं आएगा बच्चे। अंग्रेजी में मीनिंग, हिंदी में मीनिंग। ठीक है, सबसे पहला सबसे इजी लिखाता हूं मैं, अभी लिखना नहीं जब तक कंप्लीट ना हो। एप्पल ऑफ वंस आई, और मैंने बताया ना सेब नहीं लिख देना है, लेकिन है बहुत मजेदार। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है वेरी लविंग, ठीक है। मतलब आंखों का तारा, बहुत दुलारा या बहुत प्यारा। सुना है ना आपने? ये है आपके वो सबको दिख रहा है ना बोर्ड पे? नोट डाउन करते जाइए, वेट मत कीजिए मेरा। नहीं दिख रहा है तो बताइएगा, मैं इसको और बड़ा लिख दूंगा, या मैं देखता हूं, एक सेकेंड रुकिए। दूसरा है टू प्ले विद एप। अब एप मतलब होता है लंगूर, तो इसका मतलब लंगूर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है टू मिमिक। अंग्रेजी में क्या होता है? टू मिमिक। मिमिक का मतलब होता है इमिटेट करना, ठीक है। मिमिक का क्या मतलब होता है? इमिटेट करना। IMITATE, हिंदी में इसको कहते हैं हम बहुत सिंपल, नकल करना। तो अंग्रेजी में जब ये लिखा होगा पैराग्राफ में, या आपसे पूछा जाए इसका क्या मतलब होता है, और जब आपसे अंग्रेजी में सवाल किया जाएगा, तो उसमें ऑप्शन में अंग्रेजी में ही लिखा होगा। ये हिंदी में आपके समझने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है, कि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो चार ऑप्शन होंगे आपके पास, उन चारों में से आपको सही वाला ऑप्शन को करना होगा। तो इसका मतलब होता है ये, ठीक है। तीसरा, अ बेड ऑफ रोजेस। तो भैया ऐसा मतलब नहीं गुलाबों वाला बिस्तर, नहीं। अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है।
हिंदी में मतलब है मजे की स्थिति। मजे की स्थिति। मैं एक एक करके मिटाता जाऊंगा। नेक्स्ट है आपका विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स, ठीक है, विद ओपन आर्म्स। अब आर्म्स लिखा है बाहें, तो इसका ये मतलब नहीं शाहरुख खान की तरह ऐसे खड़े हो जाना है इसका कुछ और मतलब होता है, ठीक है। विद ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है? क्या लग रहा है क्या होगा? कॉर्डियल, कॉर्डियली मतलब खुले दिल से, खुले दिल से किसी का स्वागत करना, ठीक है ना। मेरे ख्याल से नीचे वाला तुम लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है नेक्स्ट लिखिए बेटर हाफ। बेटर हाफ बहुत फेमस है। बेटर हाफ हम लोग बोलते हैं वाइफ, पत्नी के लिए। यह मेरी बेटर हाफ है, पत्नी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आता है अ लेम एक्सक्यूज। अ लेम एक्सक्यूज। अब अ लेम एक्सक्यूज एक फ्रेज है, यहीं से पता लग रहा है आपको। लेम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब बहाना, लेम मतलब बेकार, तो यहां से पता कर लिया आपने। इसका मतलब होता है अनसैटिस्फैक्टरी, अनसैटिस्फैक्टरी रीजन, अनसैटिस्फैक्टरी रीजन मतलब असंतोषजनक बहाना, असंतोषजनक बहाना, असंतोषजनक बहाना, ठीक है। ये बहुत फेमस है, अ स्लिप ऑफ टंग, TONGUE, टंग मतलब जीभ, अ स्लिप ऑफ टंग। अब स्लिप ऑफ टंग में क्या होता है, किसी को पता है? बताओ। जबान का फिसलना। जबान का फिसलना। फिसलना, जी। तो जबान का फिसलने का अर्थ क्या है? वो हिंदी में मुहावरा है भाई, उसका मतलब तो बताओ। वो इसी का तुमने हिंदी रूपांतरण बताया, लेकिन इसका मतलब क्या है? सही जा रहे हो, सही तो बोल रहे हो, बोलो। अ स्लाइट मिस्टेक,
इन स्पीकिंग, टंग से बोलते हैं हम, बोलने में गलती, कुछ गलत बोल देना, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। जनरली हम लोग बोलते हैं ना, शौ का सौ हो जाता है, सौ का श, ठीक है ना। बिहार में ऐसा होता है, मैं बिहारी हूं ना, तो मेरा होता है, ठीक है ना। शौ स में नहीं होता, लेकिन रॉ और रॉ में होता है, वो नहीं आता। तो स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है बोलने में गलती। अगलाना। अबे नहीं बे, हकलाना इज स्टैमर। ए, अपने मर्जी से कुछ भी मत मान लेना। ए, इसकी बात मत सुनना, गलत करवाएगा तुम लोगों से। हकलाना इज डिफरेंट। हकलाना, तुम्हें क्या लग रहा है हम लोग बिहारी लोग हकलाते रहते हैं पूरे टाइम? अजीब वाले यार, तुम तो लालछन लगा रहे हो यहाँ पे सामने कैमरे के। हाँ, नेक्स्ट लिखिए, ये बहुत फेमस है जो मैंने आपको अभी कराया। अभी ट्रम्प भाई साहब आए थे, उन्होंने मेडन स्पीच दिया। इससे पहले आया, इससे पहले नहीं आया ट्रम्प, आया पहली बार ही तो आया ट्रम्प। हाँ, तो ट्रम्प ने भारत में आकर अपना भारत के लिए मेडन स्पीच, MAIDEN, मेडन स्पीच, ठीक है ना। मेडन स्पीच का मतलब होता है द फर्स्ट स्पीच, द फर्स्ट स्पीच, ठीक है, ऑफ अ न्यू मेंबर, ऑफ अ न्यू मेंबर। तो पहली बार आया वो, उसने स्पीच दी, तो इस वजह से बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि सार्वजनिक, लिख लो, सार्वजनिक समूह में, सार्वजनिक समूह में, सार्वजनिक समूह में, इसका हिंदी मीनिंग, सार्वजनिक समूह में नए सदस्य का प्रथम, नए सदस्य का प्रथम, नए सदस्य का प्रथम व्याख्यान, नए सदस्य का प्रथम व्याख्यान। नेक्स्ट लिखिए। सर लिखा ही नहीं हो तो? कौन सा नहीं लिखा? अभी लास्ट वाला आपने मिटाया भाई। अच्छा, अभी लिख देता हूं। अ स्लिप ऑफ टंग या मेडन स्पीच? मेडन स्पीच। मैं तुम्हें हिंदी में भी तो बोला मेडन स्पीच। चलिए लिख लीजिए, मेडन स्पीच। मैं बोल देता हूं, अब लिख नहीं पाऊंगा, हिम्मत नहीं है। द फर्स्ट स्पीच, दोबारा मत लिख लेना भाई कोई, ये वही है, वो नहीं लिखे हम लोग। मेडन स्पीच है द फर्स्ट स्पीच, द फर्स्ट स्पीच ऑफ अ न्यू मेंबर, ऑफ अ न्यू मेंबर, ऑफ अ न्यू मेंबर इन अ पब्लिक बॉडी, ऑफ अ न्यू मेंबर इन अ पब्लिक बॉडी, ऑफ अ न्यू मेंबर इन अ पब्लिक बॉडी। सर लिख लिया, और हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लिया सार्वजनिक। सर। पे हिंदी में लिख लिया तो तुम लोगों ने इंग्लिश में नहीं लिखा था? हाँ लेकिन सर। पहले तो मैं हिंदी में नहीं, पहले तो मैं अंग्रेजी में नहीं लिखवा रहा हूँ। अच्छा, टैलेंटेड हो यार तुम लोग। नेक्स्ट लिखिए, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बहुत फेमस है, खूब सारी पिक्चरों में यूज होता है ये। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब डेविल शैतान या डीप सी बहुत ही गहरी
गहरा समुंदर, ये दोनों ही किस चीज की निशानी है? डेंजर की, है ना? तो दोनों के बीच में, तो ऑब्वियसली हम यहां से ये पता कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब डेंजर, क्या मतलब होता है इसका? या तो अनसर्टेन, ठीक है, डेंजर, ठीक है, यानी कि अनिश्चित हालत में होना, अनिश्चित, अनिश्चित हालत में होना, ठीक है? टू बाइट वंस लिप्स, अब टू बाइट वंस लिप्स का अगर नॉर्मल मतलब देखोगे तो किसी के होठ काट लेना। अब गलती से ऐसा ऐसा किए तो फिर तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है आगे, समझे ना? पहले वो पीटेगा, फिर समाज पीटेगा, और फिर लॉ पीटेगा, फिर घर वाले आएंगे, फिर सब मिलके पीटेंगे, है ना? तो ऐसा इसका एकदम, इसीलिए बोला गया लिटरल मीनिंग पे मत चले जाना कि जी सर ने पढ़ाया था, इसीलिए मैं पहले मीनिंग बता देता हूं कि कल को कोई कुछ उठ के चला है। इसका मतलब है, सॉरी, टू रिप्रेस वंस इमोशन, टू रिप्रेस वंस इमोशन, रिप्रेस का मतलब होता है बेटा दबाना, ठीक है ना? अपनी भावनाओं भावनाओं को दबाना, यहां भी ऊपर ऐसे करके दबाना लिख लो, ठीक है ना, ताकि याद रहे, अपनी भावनाओं को दबाना, ठीक है? ये हर न्यूज चैनल पे आजकल चल रहा है, इन कोल्ड ब्लड। अब यहां पे ठंडा खून नहीं है, ठीक है? इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है रूथलेसली, बुरी तरह से। दिल्ली में भी दंगे हुए ना, उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? रूथलेसली, ठीक है, रूथलेसली, बुरी तरह से, और डेलिबरेटली, जानबूझकर बुरी तरह से मारना लोगों को, ठीक है ना? ठीक है? निर्ममता पूर्वक, ये जनरली, सॉरी मैंने एक शब्द तो भूल गया, किलिंग, सॉरी, मारने के भाव से, ऐसा प्यार नहीं करना इधर। नीचे का तो लिख लिया होगा। फटाफट लिखो, बहुत सारा लिखना है अभी। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका मतलब है इन अ डिसऑर्डरली मैनर,
इन अ डिसऑर्डरली मैनर मतलब अव्यय, ठीक है। पढ़ना जरा यार, मेरे को पढ़ना नहीं आएगा। मुझे पढ़ के बताना कोई क्या लिखा है मैंने। अव्यवस्थित दशा में। अव्यवस्थित, जी थैंक यू। अव्यवस्थित दशा में, ठीक है ना। हाँ ये थोड़ा मजेदार है। चिकन, आने को नहीं दे रहा हूं, लिखवा रहा हूं। हार्टेड, अब सोचो किसी को नहीं पता इसका क्या करना है, लिख के तो आएगा मुर्गे के दिल वाला, मजा ही आ जाएगा फिर तो है। इसका मतलब होता है टिमिड, मतलब डरपोक। टिमिड मतलब डरपोक। लिख लिया सबने? लिख ले तो बता देना यार। अरे माँ, सर लिख लिया? हाँ बेटा 2 मिनट, ये कुछ एलबीएस में लिख रहे हैं अभी, लिख ले एक बार। आप सब लोग 10वीं तक साइंस पढ़े हैं? जी सर। सब लोग 10वीं तक साइंस मिनिमम पढ़े होंगे। जी सर। 10वीं के साइंस में और 9वीं के साइंस में एक अंग्रेजी का टर्म आता है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सुना है किसी ने इस शब्द को? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब किसी चीज में एसिड भी रहे और बेस भी रहे, ये तो पढ़ा है ना एसिड बेस, तो दोनों की मात्रा बराबर रहती है तो उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, अगर पढ़ा होगा तो। सुना है? नहीं सुना किसी ने? अबे तुम लोग सुना है सर। कैसे पास हो गए बे? हाँ, सर उदासीन, किसकी उदासी? वो न्यूट्रलाइजेशन को बोलते हैं ना, अम्ल क्षार, फिर उदासीन हो जाता है ना दोनों में। ओ हाँ, थैंक यू थैंक यू। क्या उदासीन? हाँ थैंक यू, मेरे को पता नहीं था एक्चुअली, आप ही के माध्यम से पता लग रहा है। उदासीन बोलते हैं ना, याद रहेगा मेरे को। तो हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त है, मैं मसूरी में पढ़ा हूं ना, तो वो पहाड़ी उधर कहीं है, बहुत ही टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड, किसी भी एग्जाम में पास नहीं होता था बहुत, लेकिन जवाब इतना मजेदार लिख कर आता था ना। केमिस्ट्री का पेपर आया, उसमें क्वेश्चन आया यही कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो वही उदासीन क्या होता है। अब हमें तो पता था, हमने लिख दिया सबने। और हमारा जो, क्योंकि हॉस्टल में बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं, तो अमूमन एक क्लास में 40 बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं ऑल इंडिया बेसिस पे। तो टीचर, हमारे टीचर अब नहीं रहे, उनका नाम था मिस्टर नकवी। तो वो आए क्लास में, उन्होंने कहा कि ये विजेंदर कुमार कौन है लड़का? तो उसने खड़ा किया कि सर मैं हूं। कह रहा इधर आइए। तो वो गया। अच्छा वो एक और काम करता था, वो क्या करता था, मिस्टर नकवी थोड़े तबीयत से थोड़े ढीले आदमी थे, वो डायबिटिक पेशेंट थे, तो अमूमन अमूमन पेपर बहुत अच्छे से चेक नहीं कर पाते थे। अब ये उसकी बदकिस्मती कह लो या उनका अवतार कर लो नया कि वो चेक कर गए उसकी कॉपी। इस बात का फायदा उठाकर वो क्या करता था, जो उसको आता था सवाल वो 1 नंबर पे लिखा, उसी का लैंग्वेज चेंज करके 7वें नंबर पे लिख देता था, उसी को बड़ा करके 15वें क्वेश्चन पे लिख देता था कि सर देखेंगे नहीं, टिक करके नंबर दे देंगे मेरे को। अच्छा वो तो पकड़े गए वो। तो सर ने कहा ये तो गलती किया किया। उसने न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या लिखी, न्यूट्रलाइजेशन होता यही है जो कि एसिड और बेस जो होता है दो दोनों बराबर होते हैं। उसने बड़ा मस्त आंसर लिखा, उसने लिखा कि जब हम स्कूटर स्टार्ट करते हैं तो वो जो स्कूटर होता है वो न्यूट्रल गियर में होता है। तो
तो न्यूट्रल गियर को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। भाई मैंने पहली बार देखा उस आदमी को, इतना मारा है उसको उन्होंने, बहुत पीटा। तो हमारे स्कूल में ऐसे विचित्र प्राणी लोग आते थे। और अमूमन आप सब भी गए होंगे केमिस्ट्री में, तो लैब आपने सुना, लैब, केमिस्ट्री लैब। तो हमारी प्रैक्टिकल की पढ़ाई हमारे लैब में होती थी। तो फिजिक्स की क्लास चल रही थी, फिजिक्स में ही आप लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा है। ग्रेविटेशन में हिंदी में क्या कहते हैं ग्रेविटेशन को? चुंबक क्या बोलते हैं? ग्रेविटी क्या होता है भाई हिंदी में? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। हाँ वही 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 खतरनाक सा शब्द जो आपने अभी बोला, वही वही। तो यही पढ़ रहे थे हम लोग। अच्छा, पढ़ता कोई नहीं था, क्लास में बात करते थे। तो जो हमारे टीचर थे, ठीक है, वो भी बिहार से थे, मतलब है वो बहुत ही मजेदार आदमी है, आईआईटी से हैं वो, बहुत खतरनाक आदमी, नॉलेज से एकदम ऊपर। लेकिन किसी किसी को जब जरूरत से ज्यादा नॉलेज हो जाता है ना, तो वो धरती पे नहीं रहता, वो कहीं और चंद्रमा उंद्रमा पे रहता है, अलग ही लेवल के थे वो। तो वो जब हमें पैराबोला पढ़ाते थे, तो वो चौक उठा के ऐसे फेंकते थे और कहते थे ये देखो वो जा रहा है ना, जा रहा है, वो है पैराबोला। तो मतलब हमको इमेजिन करना पड़ता था। तो हम क्लास में अमूमन ऐसी बात कर रहे थे, वो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे थे उस दिन, यही जो भी इन्होंने आकर्षण बोला ना, वो वाला। हाँ, तो वही पढ़ रहे थे हम, ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी में पढ़ क्या रहे थे कि जब चांद पे कोई इंसान जाता है तो उसका बॉडी का वेट जो होता है वो 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है, कोई भी अगर वो ग्रेविटेशन फोर्स वहां पे अप्लाई नहीं होता है इस वजह से। तो हमारे क्लास में एक नया नया लड़का आया था, अभी वो बहुत पैसे वाला है, फिलीपींस में है, और फिलीपींस में बहुत बड़ा बिजनेस ओन करता है, ठीक है। लेकिन उस वक्त बहुत ही मंदबुद्धि लड़का था। अब वो भी क्लास में बात कर रहा था, नया लड़का था, तो सर को गुस्सा आ गया कि नया लड़का कैसे बात कर रहा है। उन्होंने खड़ा कर दिया है, खड़े हो जाओ। तो उससे पूछा, टॉपिक तो उसे पता नहीं क्या पढ़ाना है, उन्होंने पूछा है तुम बताओ, ऐसे बिहारी थे तो ऐसी बात करते हैं, ये तुम्हारा जो है वेट क्यों कम हो जाता है। उन्होंने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, उन्होंने कहा सिर्फ वेट क्यों कम हो गया बताओ। तो उसने कहा सर पिछले साल जॉन्डिस हो गया था मेरे को, तो मेरा वेट कम हो गया। तो कह रहा है लेकिन मैं इस बार दूध में कॉम्प्लेन डाल के पी रहा हूं। जब तक उसने ये बात कही, हमारे टीचरों के पास ना एक टॉर्च होती थी, इतनी लंबी, ठंड होती थी तो शाम में अंधेरा हो जाता था, वही टॉर्च फेंक कर मारा उसको। तो ऐसे अमूमन हमारे यहाँ केसेस होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप जब ये करेंगे ना, प्लीज ये वाली गलतियां मत कीजिएगा वहां पे, क्योंकि अगर करोगे तो वो बेचारा कुछ कर तो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे हॉस्टल में नहीं है, लेकिन उसको गुस्सा उतना ही आएगा जितना हमारे टीचर को आता था, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट है डबल माइंडेड। डबल माइंडेड, डबल माइंडेड का मतलब ये नहीं है कि दो दिमाग हैं, ठीक है ना। डबल माइंडेड का मतलब होता है फ्लिकर। फ्लिकर नहीं, फ्लिकर नहीं, फ्लिकर कुछ और होता है। नहीं, यहाँ पे फ्लिकर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फिकल। फिकल कर लेना इसको, फिकल, FICKL, फिकल। हाँ, तो बहुत फिकलर होता है वो। फिकलर मतलब जो एक जगह नहीं रह पाए, वो बहुत सारी चीजें कभी इधर कभी उधर। तो अस्थिर बुद्धि वाला, अस्थिर बुद्धि वाला, जबकि नाम से दिखा रहा है दो दो दिमाग वाला, लेकिन इसका मतलब होता है अस्थिर बुद्धि वाला, ठीक है, फिकल। उसके बाद है होल एंड कॉर्नर। अब हिंदी में इसका मीनिंग देख लो, छेद और कोना, लेकिन इसका कोई इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त, ठीक है ना, गुप्त। ये आपने अपने बचपन में सुना होगा, ये बहुत फेमस कहानी है एक, कछुए और वो दूसरा क्या था, खरगोश की, स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सुना है ना, वो ये है स्लो एंड स्टेडी। सो स्लो एंड स्टेडी अपने आप में एक फ्रेज है, तो इसका मतलब भी स्लो एंड स्टेडी ही होता है, ठीक है। हिंदी में इसका क्या है, धीमा और अविचल व्यक्ति, धीमा और अविचल, स्टेडी मतलब अविचल,
व्यक्ति, ठीक है ना। सबसे फेमस कहावत है स्लो एंड स्टडी, और मैं इसी पे इसका एग्जाम्पल लिखा रहा हूं बेटा, ये ऐसे ही आता है। ये एग्जाम्पल है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये प्रोवर्ब है, ये किसी ने बहुत पहले ये कहा, ये पूरी लाइन कही थी। इसका अर्थ होता है कि जो आदमी अपने जीवन में संयम शांति के साथ आगे बढ़ता है वह जीतता है, इसका यह मतलब होता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर कभी आ जाए तो समझ जाना कि ये क्या पूछा गया है। मैंने जानबूझ के ये अलग से लिखवा दिया आपको। अब बात करते हैं वेल ऑफ। वेल ऑफ, वेल ऑफ का सिंपल मतलब होता है रिच, संपन्न। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नल एंड वॉइड, अगर ये परीक्षा में आए या ना आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से अंग्रेजी में ये बहुत यूज होता है। नल एंड वॉइड का मतलब है इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है, नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड। इनवैलिड मतलब बेकार, या इसका सही अर्थ जो होगा वो होगा नाजायज। ठीक है ना, ना नाजायज। ठीक है ना। अब ये सबसे ज्यादा प्रयोग होता कहां है? ये जो है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा प्रयोग होता है हमारे प्रशासन प्रणाली में, ये लॉ में बहुत यूज होता है। आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर किसी की शादी हुई है, अभी मतलब इधर तो नहीं हुई होगी, बट अब हो गई है तो मुझे पता नहीं है, बट अगर जब किसी की शादी होती है और साल भर शादी को नहीं हुए हैं, तो डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। अगर मियां बीवी अलग हो रहे हैं, वो नल एंड वॉइड होता है। साल भर हो गया तब आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन साल भर के अंदर ये होता है नल एंड वॉइड, इनवैलिड, एनलमेंट बोलते हैं उसे प्रॉपर लैंग्वेज में, तो वो नल एंड वॉइड होता है, इनवैलिड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये है, लिख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। लिखिए एट वंस, ये छोटे छोटे शब्द हैं, इनका डायरेक्ट मतलब होता है और ये बहुत ही जगह यूज होते हैं, जैसे एट वंस। एट वंस का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली, शीघ्र, इमीडिएटली, इमीडिएटली, शीघ्र। ठीक है ना, शीघ्र। हिंदी गलत लिख दे तो माफ कर देना यार, मैंने वैसे लिख दिया है लेकिन सही कर लेता हूं इसको। शीघ्र इधर से होता है, शीघ्र। ठीक है ना, एट वंस। अब इसी तरह एट से बहुत बनता है और एट वाला बहुत आता है, जैसे एट ऑल, एट प्रेजेंट। मैं सबका मीनिंग लिखा रहा हूं, एक बार इसको मिटा दूं, मैं एक साथ लिखा दे रहा हूं। ये अंग्रेजी में आप बहुत यूज करेंगे, अमूमन जब आप पैसेज वैसेज बनाते हैं ना तो उसमें बहुत आता है। लिखिए, एट ऑल का मतलब होता है इन द लीस्ट, इन द लीस्ट। इन द लीस्ट का मतलब होता है जरा भी,
ठीक है ना, जरा भी, जरा भी लिख लोगे ना, जरा भी, ठीक है, जरा मतलब जरा भी। अच्छा, ये सेंटेंस में जब ये वाला चीज जब प्रयोग होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, ये नेगेटिव चीज को करता है, नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि राम राम डज नॉट नो एनीथिंग एट ऑल, राम को कुछ भी नहीं आता, तो कुछ भी नहीं आता इज ए नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो हम उसमें इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जरा भी नहीं आता, ठीक है। फिर है आपका एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में, ठीक है, नाम से ही है। लिखिए, एट लास्ट, एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब होता है इन द एंड, इन द एंड। अब इन द एंड मतलब अंत में, अंत में। अंत में, अरे मां, सर जी सर प्रेजेंट का, सर वर्तमान का ये एट प्रेजेंट का सर इंग्लिश नहीं लिखा है आपने। एट प्रेजेंट एक फ्रेज है, इसका मतलब ही है अभी एट प्रेजेंट, ये यूज भी ऐसे ही होता है, फ्रेज का मीनिंग डायरेक्ट होता है ना, इडियम होता तब लिखवाता। ओके जब हम इसको यूज करेंगे, जैसे मैं कहूंगा एट प्रेजेंट आई लिव इन बिहार, मैं अभी बिहार में रहता हूं, या एट प्रेजेंट आई लिव इन दिल्ली, ठीक है ना, तो ऐसे प्रयोग करेंगे हम इनका। अब देखिए, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका मतलब एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा, वो तीनों ही फ्रेज हैं, ठीक है, उन तीनों का मतलब एक ही होता है। वो है, शब्द है अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, ठीक है, और है ओवर एंड ओवर अगेन। ये तीनों ही हमारे जो है ये फ्रेजेस हैं, और तीनों का मतलब होता है वेरी ऑफन, वेरी ऑफन, ठीक है ना, वेरी ऑफन। हिंदी में इसका मतलब होता है बार बार, ठीक है, बार बार। अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन बहुत फेमस है, अंग्रेजी में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इडियम, ठीक है ना। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है अ थिंग या
कोई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कोई भी मैटर या मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, अ थिंग या सब्जेक्ट या मैटर, MATTER, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, यानी कि हिंदी में झगड़े की बात, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की बात, झगड़े की बात। हीथर एंड टिथर, हीथर एंड टिथर, ठीक है, हीथर एंड टिथर, टिथर को बोलते हैं टू एंड फ्रो। हिंदी में हम इसका रोजाना प्रयोग करते हैं, ठीक है, रोजाना, ठीक है, इधर उधर, ठीक है ना, इधर उधर। और इसका भाव आता है फैला के रखने का, फैला के रखना, इधर उधर फेंका हुआ, फैलाया हुआ। और तुम देखना जब तुमको पैसे जाएगा ना, उसमें इनका बड़ा प्रयोग होता है, तो ये वहां भी तुमको दिखेंगे तो डरना नहीं कि अच्छा इसका तो ये मतलब होता है। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल को बोलते हैं होल हार्टेडली, होल हार्टेडली, पूरे दिल से, होल हार्टेडली, होल हार्टेडली। पूरे दिल से या दिल और जान से, ठीक है ना। लिख लिया, दिल और जान से, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सूनर और लेटर, सूनर और लेटर मतलब इवेंचुअली, इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब काल क्रम से, काल क्रम से। हम कहते हैं ना चोर जो है वो पकड़ा ही जाएगा इवेंचुअली, मतलब काल क्रम से। तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको, मैं लिखा देता हूं एक एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है। नहीं द कर दो, द थीफ, चोर, विल बी कॉट, द थीफ विल बी कॉट, वही सूनर और लेटर, चोर इवेंचुअली पकड़ा ही जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा, आपको पता लग गया कि ये क्या है, ठीक है ना। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो क्या है, बैकवर्ड
एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मतलब आगे पीछे। ये आपने साइंस में पढ़ा है, फिजिक्स में। फिजिक्स में कहां पढ़ा है मैं वो भी बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा पेंडुलम, की घड़ी के नीचे जो वो ऐसे करके लटकता रहता है, घूमता रहता है, तो वो टू एंड फ्रो होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, आगे पीछे, आगे पीछे। ठीक है, थक गए? नहीं सर। बहुत बढ़िया। अ कॉक एंड बुल, ये बी है, बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब अ लाइफ, अ लाइफ नहीं, अ लाइफ नहीं, इसको लिखो एन इनक्रेडिबल, एन इनक्रेडिबल, एन इनक्रेडिबल स्टोरी, एन इनक्रेडिबल स्टोरी। कॉमन लैंग्वेज में इसे बोलते हैं इमेजिनरी स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी। ठीक है ना, यानी काल्पनिक कहानी, काल्पनिक कहानी। ठीक है, काल्पनिक कहानी। टू मेक रूम, अभी नहीं कमरा बनाने चले जाना। टू मेक रूम का मतलब होता है टू अकोमोडेट। ठीक है ना, टू अकोमोडेट, अकोमोडेट मतलब स्थान देना, मतलब एडजस्ट करना भारत में कि भैया थोड़ा खिसक जाओ, बैठना है। तो अगर आप अंग्रेजी में बोले टू मेक रूम, पता लगा उठ के तुम्हारे लिए कमरा बनाने चला गया, तो ऐसा नहीं होगा। लिख लो पहले, लिख लो, सॉरी, लिखेगा टू फॉल शॉर्ट ऑफ, टू फॉल शॉर्ट ऑफ, टू बिकम लेस, टू बिकम लेस, कम होना, कम होना। जैसे क्या होता है, किसी का, भगवान न करे ऐसा हो, बट किसी का अगर किसी परीक्षा में नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गया, तो वो कहता है ना मैं 2 नंबर से रह गया, तो उसको आप अंग्रेजी में ऐसे बोलते हो जब आप इसका प्रयोग करते हो कि पापा आई फेल, ये फॉल फेल हो जाएगा। पास्ट में आई फेल शॉर्ट ऑफ 2 मार्क्स, मैं 2 मार्क्स से रह गया, पेपर में कम रह गया मेरा। ठीक है, बस 5-6 और लिखाऊंगा, हो गया, उसके बाद छोड़ दूंगा। अच्छा, कल के लिए मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट कर दूं, प्लीज, आज भी आप लोग लेट आए थे, कल 10 बजे या 10:05, 10:05, 10:10 तक, 10:10 तक प्लीज बैठ जाना, क्योंकि कल जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो एक सिंगल दिन का टॉपिक है,
खत्म नहीं होगा तो तुम्हारे लिए गलती है, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। वो एक सिंगल गो का टॉपिक होता है नरेशन, और बहुत जरूरी है तुम्हारे पैसेज के लिए, नहीं तो पैसेज नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना। तो प्लीज कल टाइम पे तुम लोग आना। मैं अमूमन गुस्से में बोलता हूँ, लेकिन मैं बहुत प्यार से बता रहा हूँ, गलती होगी आपकी ही अगर आप नहीं आए तो बच्चे, क्योंकि मुझे वो पूरा एक वो चाहिए आपका समय, ठीक है ना, बिना उसके नहीं हो पाएगा। हाँ, अभी क्या है कि थोड़ा सा और बचा है, 8-10 हिम्मत करके लिख लो। मैं समझ सकता हूं थक गए होगे। लिखो, एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई। ये वो लिखवा रहा हूं जो पीछे अभी आ चुके हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। सीधा हिंदी मतलब लिखवा रहा हूं, एन आई फॉर एन आई। ये बहुत फेमस कहावत है, आंख के बदले आंख ब्रह्मांड को अंधा कर देगा। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। गांधी जी ने इसका प्रयोग किया था, उन्होंने ये बनाया नहीं है बट उसका प्रयोग किया था। एन आई फॉर एन आई का मतलब होता है जैसे को, सॉरी एक सेकेंड, जैसे को तैसा, ठीक है। दूसरा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, डिस्कॉर्ड विवाद, ठीक है ना, यानी कि झगड़े, झगड़े का कारण। उसके बाद है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है साफ सुथरा, साफ सुथरा। ये बहुत ही जो लिखवा रहा हूं मैं नेक्स्ट, वो पॉलिटिकल लैंग्वेज है। आर्म चेयर क्रिटिक, ठीक है ना। क्रिटिक होता है, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना, क्रिटिक मतलब आलोचक, ठीक है ना। अभी मैं जो लिख रहा हूं उसको जरा मुझे बताना कि क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। सिद्धांतिक। थोड़ा माइक पीछे रखे ताकि मैं समझ पाऊं, क्या है ये। सिद्धांतिक। सिद्धांतिक। सैद्धांतिक, ठीक है, ठीक है ना। ये बहुत फेमस है, एक कहानी है जूलियस सीजर्स की। जूलियस सीजर एक बहुत बड़ा वो था जनरल, रोम की कहानी है, शेक्सपियर ने लिखी थी, तो उसमें ये यूज हुआ है, एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, शत्रुता पूर्ण। बाइट द डस्ट। सर एक सेकेंड, एक सेकेंड, पराजित होना। जी आप पूछिए। सर वो शत्रुतापूर्ण में श दूसरा आएगा, जी श लिखा ना वो आपने, शत्रुतापूर्ण। अच्छा, कौन सा, ये वाला हाँ भी ठीक है।
जी सर। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है। शत्रुता पूर्ण। हाँ, ऐसे ही मुझे प्लीज करेक्ट कर दिया कीजिए, आपके साथ साथ मेरी भी थोड़ी हिंदी सही हो जाए। तो आप लोग की तो अच्छी है, मेरी भी अच्छी हो जाए। बर्ड्स, सॉरी, आई व्यू अंग्रेजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द, मतलब ये इडियम, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना, मतलब नॉर्मली पढ़ते हुए, ठीक है ना, एक लुक देना, ठीक है, बहुत ध्यान से नहीं पढ़ना, सरसरी निगाह से देखना। बिग फिश, ये पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। बड़ी मछली, बड़ी मछली का मतलब बड़ी मछली नहीं है, मछुआरे नहीं है वो। महत्वपूर्ण व्यक्ति या कोई महत्वपूर्ण क्रिमिनल यूज हो गया, पकड़ा गया हो, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं व्यक्ति? व्यक्ति ऐसे ही लिखते हैं ना। हाँ, महत्वपूर्ण व्यक्ति, कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है ना बड़ा, तो उसको कहते हैं बड़ी मछली हाथ लग गई, बिग फिश। इसके बाद लिखिए बीट अबाउट द बुश, BEAT बीट, BEAT बीट, अबाउट द बुश, BUSH, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है मुद्दे की बात से हटकर इधर उधर की बात करना, ठीक है ना। बस हो गया। उफ। मुद्दे की बात से हटकर इधर उधर की बात करना, ठीक है, बीट अबाउट द बुश। टुमारो प्लीज बी ऑन टाइम, मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कराना है एंड दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है। इसके बाद जो आपके कोर्स में है वो भी आप कर चुके होंगे, जो आपके कोर्स में नहीं है वो भी आप कर चुके होंगे, मतलब आपका पूरा ग्रामर करा दिया है मैंने, मतलब कल, आज नहीं कल। फिर परसों हम लोग एडवर्ब्स, जो एक छोटा टॉपिक है वो देखेंगे। लास्ट चीज जो ग्रामर का बचा था, एडवर्ब नहीं किया अभी, एडवर्ब करेंगे जो आपके कोर्स है, और पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। आपका कोर्स खत्म परसों, आज नहीं, ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं टाइम पे 10:10 तक, ठीक है ना। हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए।